एक गांव की एक छोटी सी घर में मधुकर नामक एक आदमी रहता था। वो गन्ने की रस बना के बेचता था। मधुकर को बहुत मेहनत करके काम करने की मानसिकता था। एक दिन मधुकर गन्ने की रस बना के बेच रहा था। तब मधुकर, तुम गन्ने की रस बहुत अच्छा बनाते हो। हाँ मधुकर, तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसे गन्ने की रस पीते मधुकर की प्रशंसा करते थे लोग। मुझे आलसी ना होके मेरे गन्ने की रस के बारे में सबको पता चलने के लिए अच्छा और स्वादिष्ट रहने वाली गन्ने की रस बनाना होगा। ऐसे हर रोज वो और स्वादिष्ट गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न करता था। वो दिन प्रतिदिन स्वादिष्ट और ताजा गन्ने की रस बनाने के कारण उस गांव में बहुत प्रसिद्ध था। एक दिन मधुकर देर रात तक दुकान में ही रह के और नए तरीके से गन्ने की रस बनाने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे कल आज से बेहतर गन्ने का रस बना के बेचना होगा। ऐसे सोचकर दुकान में ही रह के गन्ने का रस बना रहा था। इतने में उस गांव में घूम रही एक देवता उस तरफ से गुजरते हुए प्यासी होने के कारण गन्ने की रस का दुकान को खुला देख सोचती है, लगता है वहाँ कोई गन्ने की रस का दुकान खुला है। कम से कम उससे मेरा प्यास बुझेगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। ऐसे सोच के देवता एक आदमी की नकल में दुकान को जाती है। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है। एक गिलास गन्ने का रस मिलेगा? जी भाई साहब, अभी मैं इनको अदरक और नींबू को मिला के बनाए हुए गन्ने की रस देता हूँ। अगर अच्छा है तो वो मुझे बोलेंगे और मैं कल से ही सबको बेच सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो अदरक और नींबू मिला के गन्ने का रस बना के उस आदमी को देता है। वो आदमी रस स्वादिष्ट रहने पर एक और ग्लास मांगता है। अरे वाह, तुम गन्ने का रस बहुत अच्छा बनाते हो। अगर तुम हर रोज इसी वक्त पे अपना दुकान खुला रखते हो तो मैं आकर गन्ने का रस पी के चला जाऊंगा। मेरे पास पैसे नहीं हैं। ऐसे कहकर मधुकर को स्वादिष्ट गन्ने का रस बनाने के लिए एक बैग देकर चला जाता है। मधुकर उस बैग को जब खोल के देखता है तो उसमें सोने को देख खुश होता है। मुझे हर रोज इस समय तक दुकान को खुला रखना होगा, तभी मैं और पैसे कमा पाऊंगा। ऐसे हर दिन वो उस आदमी के आके रस पीने तक दुकान खुला रखता था। वो देवता एक आदमी के नकल में हर रोज आके रस पी के उसे एक सोने का बैग देके चली जाती थी। मधुकर हर सुबह ज्यादा मेहनत करके गन्ने का रस बना के उसे बेच के मिलने के पैसे से ज्यादा उसे शाम में उस आदमी के एक गिलास पीने से कमा रहा था। और इस वजह से वो दिन पूरा मेहनत करने के बजाय सिर्फ शाम में ही दुकान खोलने का फैसला लेता है। मुझे हर रोज सुबह गन्ने का रस बना के बेचने की जरूरत नहीं है। अब से सिर्फ उस आदमी के आने के समय पर दुकान खोल के स्वादिष्ट गन्ने का रस बना के उन्हें देना है बस। उनके दिए हुए सोने से मैं आराम से जी सकता हूँ। ऐसे सोचकर मधुकर उस आदमी के आने के समय पर ही दुकान खोलता था। ऐसे उनके दिए हुए सोने से खुशी खुशी जी रहा था। एक दिन मधुकर उसके दोस्त से मिलता है। क्या हुआ मधुकर, आजकल दुकान नहीं खोल रहे हो? कुछ नहीं, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, इसीलिए दुकान नहीं खोल रहा हूँ। मुझे अब से दुकान खोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अगर थोड़ी देर शाम में दुकान खोलूंगा तो मुझे दिन पूरा मेहनत करने से भी दुगना पैसा मिलेगा। हर रोज उस आदमी के आने के टाइम पे वो दुकान खोलता था और उसे ताजे गन्ने का रस बना के देता था। ऐसे कुछ दिनों में सुबह दुकान ना खोलने के कारण उसकी आदतें बदल गई थी। मेहनत से काम करने वाला मधुकर अब कोई मेहनत के बिना आराम से रहने लगा।
एक दिन मधुकर उसके पास के सारे पैसे गिनते हुए उस आदमी के आने के समय पे दुकान नहीं खोलता है। वो आदमी आके देखता है कि दुकान खुला नहीं है और वहाँ से चले जाता है। गिनती में व्यस्त मधुकर को अचानक याद आता है कि वो दुकान खोलना भूल गया, लेकिन समय तब तक बहुत हो चुका था और वो दुखी होता है कि अब तक वो आदमी चला गया होगा। अरे रे, आज के आने वाले पैसों को खो दिया मैंने। कल मैं उस आदमी के आने के समय से पहले ही दुकान खोल दूंगा। ऐसे सोचकर पैसे कमाने की सोच में मग्न होकर और दुख के कारण वो पूरी रात नहीं सो पाता है। सुबह होने के बाद भी वो सोए बिना सोचते ही रहता है, आज मैं उस आदमी को ताजा गन्ने का रस पिला के ही चैन से सो पाऊंगा। ऐसे सोच के वो सोए बिना बैठे रहता है, मगर शाम को वो अपनी नींद रोक नहीं पाता है। उस आदमी के आने से पहले बहुत समय है ना, इस बीच मैं थोड़ी देर के लिए सो के उठ जाऊंगा, और सो जाता है। ऐसे उस आदमी के आने के समय पे भी सोते ही रहता है। आदमी जब गन्ने का रस पीने दुकान आता है तो दुकान फिर से बंद रहता है। ये दुकानदार न जाने क्यों आजकल अपना दुकान नहीं खोल रहा। कल भी दुकान बंद ही था, कल से यहाँ ना आना ही बेहतर होगा। ऐसे सोच के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जब तक मधुकर उठता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। हाय भगवान, आज भी मैं दुकान खोल नहीं पाया। वो आदमी आकर देख के चला भी गया होगा। अगले दिन वो ध्यान से दुकान उस आदमी के आने के समय पे खोलता है, लेकिन बहुत देर इंतजार करने पर भी वो आदमी लौट के नहीं आया। ऐसे मधुकर कुछ दिन और इंतजार करता है, मगर वो आदमी लौट के नहीं आता है। उस आदमी का लौट के ना आने का वजह मैं ही हूँ। मेरे 2 दिन दुकान ना खोलने के वजह से ही उसने आना बंद कर दिया। मुझे दुगना पैसा मिलने पर मैंने मेहनत करना बंद कर दिया। मेरे पास के पैसे सारे खत्म हो जा रहे हैं। अगर मैं कल से वापस दुकान को हमेशा की तरह सुबह नहीं खोला तो मुश्किल हो जाएगा। अगले दिन से वो सुबह ही दुकान खोल के गन्ने का रस बना के बेचना शुरू करता है, मगर बीच में कुछ दिन आलसी बनने के कारण काम नहीं कर पाता है। लेकिन खुशी से जीने के लिए अपने आप को बदल के मेहनत से गन्ने का रस बेच के काम करने लगता है। कुछ दिनों में वापस उसे मेहनत की आदत लग जाती है। उसे उसकी गलती का एहसास होता है और तब से वो आसानी से गन्ने का रस बना के उसे बेच के उसी पैसों से खुशी खुशी जीता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है? मेहनत से जीने की जरूरत एक आदत बनना चाहिए, तभी हम अच्छे स्थान में रहेंगे और साहस से हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में मोहन, कमला नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम नवनीत था। मोहन कृषि करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद मोहन का तबीयत खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था और इस बात का मोहन को बहुत चिंता होती है। एक दिन नवनीत अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं। आज मुझे उनके पास जाके पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सा बात इतना चिंता दे रही है। पापा, आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? नवनीत, इतने दिन मैं मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे। पर अब मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा, आपकी तबीयत तो वैसे ही खराब है, आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी उनके तबीयत बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना, मैं पहले ये देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास
और फिर सोचता हूँ कि उससे कौन सा व्यापार कर सकता हूँ। ऐसे सोचकर वो जाके देखता है कि उसके पास कितने पैसे हैं। अरे, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। इनके साथ मैं कौन सा व्यापार शुरू कर सकता हूँ। उन 10 रुपयों के साथ वो बाजार जाता है और वहां सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबुओं को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा। ऐसे सोच के नींबू के दुकान को जाता है। नींबू कितने के हैं भैया? 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है। और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। नवनीत उन नींबुओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू नींबू, ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू ले लो जी, ले लो। एक नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाले दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना। बिक नहीं जाने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब। ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उससे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन पूरा मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा, आप अब से घर की जिम्मेदारी का चिंता ना ले, और उन्हें सब कुछ कहता है। नवनीत, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे हर रोज नवनीत नींबुओं को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था, ताकि बचे हुए नींबुओं के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है। एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई साहब। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबुओं का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना। कम से कम कुछ दिनों तो चला पाओगे ना। नवनीत बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उन्होंने ये पूछा कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा। मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाके देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के कम दाम पे बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबुओं में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबुओं को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का सिर्फ 5 रुपए, ले लो भाई साहब, ले लो, ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सारों को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पे लगाया। एक दिन नींबू के दुकान को जाता है। आपकी दुकान में सारे नींबू खरीदना है मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह! आपको याद है आपने एक बार मुझसे पूछा अगर मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा। मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर
उनको दिखाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहा का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार नवनीत का अभिनंदन करता है। नवनीत के सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दूसरों के कहे बातों का बुरा ना मानकर अगर दृढ़ निश्चय से फैसला लेकर मेहनत करोगे तो हर हाल में सफलता मिलेगी। कालेश्वर नाम के एक गांव में मजा नाम का एक प्रसिद्ध बेकरी था। मनोहर वहां का मालिक और रसोईदार था। वो खुद हर रोज ढेर सारे केक सेंक के बेचता था। मनोहर को एक और आदत था कि वो जो भी केक सेंके सिर्फ अच्छा स्वाद ही नहीं बल्कि बहुत गुणवत्ता से करे। विभिन्न आकार और तरह तरह के स्वाद से केक बनाने के लिए मनोहर जाने जाता था। गांव में किसी का भी जन्मदिन हो सिर्फ मजा से ही केक लाते थे, ऐसी थी उनकी प्रसिद्धि। सिर्फ केक ही नहीं बल्कि वहाँ पे ब्रेड, जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, पफ्स जैसे चीज भी मिलती थी। इस वजह से मजा बेकरी हमेशा भीड़ से व्यस्त रहता था। मनोहर के 2 सहायक भी थे। उनके नाम चिंटू और बंटू है और वो दोनों भाई थे। मनोहर के गुणवत्ता के बारे में जान के भी ये दोनों बहुत आलसी होने के कारण अपना काम अक्सर लापरवाही से करते थे। ये बात जानकर मनोहर जब भी चिंटू और बंटू को लापरवाही और आलस से काम करते देखता था तो उनको सही तरह से काम करना सिखाता था। पर चिंटू और बंटू सुधरते नहीं थे और उसी लापरवाही से काम ठीक से नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन बंटू केक सेंकने के लिए सामग्री बिना जांचे मनोहर के पास रख दिया था, जो मनोहर केक के तैयारी के लिए उपयोग करने वाले थे। दूसरी तरफ चिंटू केक बनाने के लिए जरूरी बर्तन साफ करके मनोहर के पास रख दिया था। उसमें मनोहर आटा पीसने वाला था। तब बर्तन देख के कहता है, अरे चिंटू, तूने इस बर्तन को ठीक से साफ नहीं किया। केक का क्रीम वैसे के वैसा ही रह गया। दिन प्रतिदिन तुम्हारा आलस बढ़ते जा रहा है। तुम्हारा वेतन से इस महीने पैसे काटूंगा, तभी तुम सीधा रास्ता पकड़ोगे। मनोहर मैदा को पीसने के लिए अपनी मुट्ठी में लेता है और गुस्से से कहता है, अरे बंटू, तू भी नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है मैंने कि केक के सामग्री को 1-2 बार ध्यान से जांच के मेरे पास लाया करो। तुम दोनों को इन 3 सालों में मैंने कुछ 1000 बार कहा है कि स्वच्छता और गुणवत्ता के बिना कोई काम मत करो। अब कोई फायदा नहीं है। तुम दोनों को इस महीना मैं वेतन ही नहीं दूंगा, तब समझ में आएगा तुम दोनों को। कहकर मनोहर चला गया और चिंटू और बंटू को मनोहर पे गुस्सा बहुत आया था। अब आगे से मैं इनके यहाँ काम नहीं करूंगा। मैं भी। देखते हैं हमारे बिना ये महाराज बेकरी कैसे चलाएंगे। परंतु अगर हमने यहाँ नौकरी छोड़ दिया तो फिर हम कैसे जिएंगे? हम दोनों को केक सेंकना आता है और बन भी बनाना आता है। अपने माता पिता के पैसे और सहायता से एक और बेकरी को शुरू करते हैं, चलो। ऐसे तय करके दोनों भाई निकल पड़ते हैं। मनोहर के मजा बेकरी के ही गली में अपना नया बेकरी निर्मित करते हैं। इन सब से अनजान मनोहर अगले दिन हर रोज की तरह अपना बेकरी खोलने चल पड़ता है। रास्ते में जब चिंटू बंटू को देखता है तो कहता है, अरे क्या हुआ, तुम दोनों काम पे नहीं आ रहे हो? कम से कम बोल के तो छुट्टी लेते। तब चिंटू बेकरी के बोर्ड को दिखाते, यहाँ पे जो लिखा है वो तो पढ़िए। क्या तुम दोनों ने यहाँ पे काम करना शुरू किया? चलो, गुस्से में ही सही, तुम दोनों ने एक फैसला तो लिया, अच्छे से काम करो। हम यहाँ पे सहायक नहीं मालिक हैं, ये हमारा बेकरी है। हा हा हा। अरे वाह, ये तो खुशखबरी है। आशा करता हूँ कि तुम दोनों बहुत आगे जाओ। अगर कभी सहायता की जरूरत पड़ी तो मुझे पूछने से झिझकना मत।
कहीं ऐसे दिन न आए कि आपको हमारी सहायता की जरूरत पड़े। मनोहर कुछ ना कह के वहां से चला जाता है, इस खुशी में कि उनके पास काम करने वाले अब अपने बल पे कुछ कर रहे हैं और हर रोज की तरह अपने व्यस्त बेकरी को संभालने के काम में पड़ जाता है। दूसरी तरफ चिंटू बंटू का व्यापार आगे ही नहीं बढ़ता है, आमदनी नहीं आता है और निवेश के पैसे भी वापस ना पाकर दोनों को चिंता होती है। बेकरी शुरू करके महीना बीत जाता है, आमदनी के बारे में उनके माता पिता के सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं। आमदनी के बिना व्यापार कैसे चलेगा? अगर अगले 15 दिनों में आधा निवेश नहीं आया तो ये बेकरी किसी और को अच्छे दाम में बेच दूंगा। पिता के बातों से परेशान चिंटू बंटू व्यापार को सफल करने के सोच में पड़ गए। अरे बंटू, मजा बेकरी को जो छोटा रास्ता जाता है वो तुझे पता है ना? हाँ, क्यों? उस छोटे रास्ते से जाकर हम मालिक के सारे केकों को लेके हमारी बेकरी के केकों से बदल देते हैं। हाँ, उनके हाथ के सेंके केक अगर हम बेचते हैं तो उस अच्छे स्वाद के लिए हमारे पास ही सभी आएंगे। ठीक कहा तुमने। उस दिन मनोहर को बेकरी ताला लगाते देख चिंटू बंटू मजा के अंदर छोटे रास्ते से प्रवेश करते हैं। वहां के सारे केकों को बक्सों में डाल के और अपने फीके केकों को उनके जगह में बदल के वहां से निकल पड़ते हैं। अगले दिन जब मनोहर हमेशा की तरह अपने केक को बक्सों में वितरण करने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा होता है, तब अचानक से देखता है कि उसके सूची में लिखे 6 तरह के केक नहीं हैं और हैरान हो जाता है। अरे, मैंने तो कल रात को ही सब कुछ तैयार करके रख दिया था, तो फिर आज क्यों नहीं कुछ दिख रहा है? वितरण के लिए ज्यादा समय भी नहीं है, अब क्या करूं? ऐसे सोचते ही उसने फिर दूसरी बार सूची पे लिखे सारे केक बनाने लगा, पर उतने में सारे खरीदने वाले बेकरी पे आके इंतजार कर करके थक जाते हैं और समय नहीं होने पर चिंटू बंटू के बेकरी को चले जाते हैं। चिंटू बंटू के बेकरी पर वही आकार के केक्स देखकर सारे वही पे केक खरीदते हैं। मनोहर के बेकरी के उसी गली में चिंटू बंटू के बेकरी को भीड़ आते देख मनोहर उनके बेकरी को जाता है। वहां पे उसके यहाँ लापता केकों के दिखने पर कहता है, तुम दोनों को आलस और लापरवाही के साथ साथ चोरी की भी आदत लग गई है। क्या बात कर रहे हो आप? हमने ये केक खुद सेंके हैं। हा, मैंने ये कब पूछा कि तुमने क्या ये केक अपने हाथों से बनाया है? इसी बात पे पता चल रहा है कि तुमने मेरे केकों की चोरी की है। नहीं, ये सब हमने खुद ब खुद अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, ठीक है, तो फिर यही बात गांव के बड़ों के सामने साबित करो, चलो। ऐसे कहकर गांव के बड़ों को मनोहर सब कुछ कह देता है। सब सुन के गांव के मुखिया कहते हैं, इस मुसीबत का एक ही हल है, तुम तीनों मेरे ही सामने 3 अलग अलग केक सेंकोगे। उसके बाद मैं स्वयं उनका स्वाद करूंगा और फैसला करूंगा कि कौन सही है और कौन गलत। ऐसे कहकर गांव के मुखिया केक के लिए जरूरी सामग्री की तैयारी करवाते हैं और तीनों अपने अपने केक की तैयारी शुरू करते हैं। मनोहर अपने केक करने के तरीके से सबको आकर्षित कर चुका था और बहुत तेजी से केक की तैयारी को समाप्त कर चुका था। तीनों के केक की तैयारी के बाद गांव के मुखिया तीनों केक के स्वाद देख के और फिर चिंटू बंटू के बेकरी के केक को भी स्वाद करते हैं। केक को मनोहर ने सेंका है, अगर उसके केक तुम्हारे बेकरी में है तो उसका एक ही मतलब है, तुम दोनों ने उनके बेकरी में घुस के चोरी किया है और सबको धोखा दिया है। तुम्हें इसकी सजा अब भुगतनी ही पड़ेगी। ऐसे कहकर चिंटू बंटू को गांव से हमेशा के लिए भेज दिया गया था।
इस कहानी का नैतिक है, मेहनत करोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर पाओगे। आलसी बन जाओगे तो सबके सामने मजाक बन जाओगे।